जो इनको वोट नहीं देगा, मोदी योगी जी को वोट नहीं देगा, वो अपने बाप के लाद नहीं हुआ। पब्लिक का विकास नहीं हुआ गौतम बुद्ध नगर में। हाँ, सांसद जी हमारे, उनका विकास हुआ है। अरे भाई, ये तुम्हारा क्या ध्यान है? तुम हमारा डीएनए, तो हमारा डीएनए चेक करोगे। 400 पार या 272 के भी नहीं आ सकता। सरकार इंडिया गठबंधन बन रही है, पूरे देश में लहर चल रही है। अखिलेश जी इस देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। अरे महंगाई पे डिबेट नहीं चलेगी, पाकिस्तान पे डिबेट करेंगे। हमारे चुनाव में पाकिस्तान का क्या मतलब? चुनाव पाकिस्तान के अंदर थोड़ी हो रहा है। हर आदमी अपना माल प्राइस पे बेच सकता है, तो किसान अपनी फसल क्यों नहीं प्राइस पे बेच सकता? बिहार का किसान गरीब है, पंजाब का किसान मर्सिडीज नहीं है। तो जब किसान ये कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए फायदा, हमें एक्चुअल एमएसपी चाहिए। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही किसान आंदोलन पे थे। क्या तमिलनाडु में किसान नहीं है? भाई साहब, ये किले और ये जो इन्होंने कंक्रीट की दीवार बिछाई थी, इनको बॉर्डर पे करते ना, जहां से 408 किलो आरडीएक्स आया था। बहुत लोगों ने तो जो नेशनल चैनल है वो देखने बंद कर दिए हैं। चैनल जो आए हैं बहुत सारे, मीडिया उनसे परेशान है। लोग उन्हें ज्यादा देख रहे हैं, इनको कम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बदायूं और मुरादाबाद लोकसभा पे प्रत्याशी चेंज हुआ। क्या आप समाजवादी इस निर्णय में कभी मानते हैं? वो उनका सीधा फंडा है, चुनाव खत्म हो जाए, चुनाव ना हो। सरकार आती है जाती है, पर प्रोजेक्ट चलते रहने चाहिए। यहाँ से माल खरीदते हैं, वहां से एमएसपी लेते हैं गवर्नमेंट से, और ऐसे सौदेबाजी करते हैं, तो एमएसपी का फायदा भी उठाएगा। ये इस धरने को जो समाप्त करने के लिए नेगेटिव चीजें चलाई जाती है। आज 543 सीट में से बीजेपी एक सीट जीत चुकी है, क्योंकि कांग्रेस का नॉमिनेशन कैंसिल है। इसके बारे में आप बीजेपी की किस्मत को अच्छी मानते हम लोगों ने आंदोलन किए हैं, हम लोग, मैं जेल भी गया हूँ। मैं 2 बार जेल गया, एक दिन 11 दिन रहा जेल, एक दिन 4 दिन जेल रहा, किसानों के साथ रहा। 110 किसान उन्होंने जेल भेज दी। चैनल के माध्यम से कहता हूँ, इनका मोबाइल नंबर किसी भी आम पब्लिक पे नहीं है, इनके नेताओं पे भी नहीं है। आप इनसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। आप इनके पीए को फोन करेंगे, पीए नोट करेगा, उधर से उनकी मर्जी है बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। किसानों को लेकर आपकी क्या सरकार से मांग? महंगाई देख लीजिए ना, पेट्रोल का रेट देख लीजिए। यही प्रधानमंत्री कहते थे, डॉलर गिर रहा है तो देश गिर रहा है। डॉक्टर महेश शर्मा सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रहे, उनके पूरे कार्यकाल और काम को आप कितने अंक देना चाहते हैं? पब्लिक है, सब जानती है। कोरोना टाइम के अंदर इसी अस्पताल में लोगों ने दम तोड़ा। आप यहाँ क्लास में चले जाइए, भाई साहब डेड बॉडी में जब भेजेंगे जब आपका पूरा बिल जमा होगा। इन सांसद जी का कोई योगदान कोरोना टाइम में नहीं था। डॉक्टर महेंद्र नागर बहुत बड़े आदमी है, डॉक्टर है, उनका बेटा भी डॉक्टर है, उनकी बहू भी डॉक्टर है, बेटी भी डॉक्टर होंगे। ये लोग सेवा कर रहे हैं, ये लूट नहीं रहे हैं। ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, ठाकुरों का अपमान हुआ। क्या अपमान हुआ है? हनुमान जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, हम हनुमान चालीसा रोज सुबह पूजा करते हैं अपने घर में। पर ये थोड़ी है कि मैं घर के बाहर आके अपनी फोटो खिंचवा के डालूंगा, लो जी मैं पूजा कर रहा हूँ। आप जो गली नुक्कड़ में काम करते हैं, लोगों के दुख दर्द में जाते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं, पंकज सिंह के आने के बाद लोग आपको क्यों भूल जाते? अगर आज आप पंकज सिंह वही डिबेट करा दे और हम पंकज सिंह से पूछ ले, पंकज सिंह जी नोएडा में कितने गाँव, उनके नाम बता दो। मेरा मानना है कि ये 150 से भी नीचे जाएंगे। ये 400 पार की बात कर रहे हैं, सब जगह तो ये हार रहे हैं, क्योंकि जो भी दल इनके साथ लगा है उनने सब दल खत्म कर दिए हैं। चाहे वो शिवसेना है, चाहे वो एनसीपी है। जहाँ तक मैंने रिसर्च की है आपके बारे में, सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा ईमानदारी से। अखिलेश यादव जी कन्नौज सीट से क्यों नहीं लड़े? चैनल को बधाई देता हूँ कि आप जो है कन्याकुमारी से लेके जो है पूरे देश में जाके इंटरव्यू ले रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। अब होगा चुनाव का सटीक एनालिसिस। अब होगी मुद्दों पर सटीक बात इलेक्शन चाणक्य के साथ। तो आइए करते हैं जनता से बात। नमस्कार दोस्तों, इलेक्शन चाणक्य की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। आज हमारी यात्रा उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित लोकसभा गौतम बुद्ध नगर में पहुंची है। आपको बता दूं कि 543 लोकसभा सीटों में से प्रथम चरण में 102 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। द्वितीय चरण में 88 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें से गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट एक है। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, यहाँ के जाने माने राजनीतिक सुनील चौधरी जी के साथ आज हम इंटरव्यू करेंगे, जो कि यहाँ से 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। 2012, 2017 और 2022 में इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें 2012 में महेश शर्मा, 2017 में पंकज सिंह और दोबारा 2022 में पंकज सिंह को चुनौती दी, क्योंकि पंकज सिंह एक जानी मानी हस्ती हैं। तीसरी बार में पंकज सिंह के साथ इनका दायरा काफी रहा। आज जानेंगे सुनील चौधरी जी से कि क्या इनका संघर्ष है और राजनीति में कैसे इनका विचार बना आने का। सुनील चौधरी जी, क्या चीज आपको राजनीति में खींच कर लाई? पहले तो मैं नमस्कार करता हूं और आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आप जो है कन्याकुमारी से लेके जो है पूरे देश में जाके इंटरव्यू ले रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं।
मेरा असल में मेरा जो राजनीति में आने का जो विचार हो, मेरे ग्रैंडफादर हैं चौधरी अजब सिंह जी, वो लगातार संघर्ष करते रहे अपनी ज़िंदगी में। 2 बार एमएलए बने। उसके बाद मेरे चाचा जी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, वो लगातार 6 बार जीते, एमएलसी बने। तो तीसरी पीढ़ी में मैं आ गया, तो मेरे में भी ये ब्लड में राजनीति चल रही है। और मैं 96 में राजनीति में आया, छात्र सभा के टाइम से। मैं छात्र सभा सचिव बना, अध्यक्ष बना, युवजन सभा का अध्यक्ष बना। और लेकिन मैं पहले से ही जो है समाजवादी पार्टी साथ रहा हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है किसानों की बात करती थी, नौजवानों की बात करती थी, तो मैं इम्प्रेस हुआ। तो जब जाके मैंने 96 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और आज तक मैं उसी पार्टी में हूँ। उसी पार्टी ने मुझे जो है बहुत कम उम्र में, जब तो मेरी उम्र शायद 30 साल की थी, उसमें पहला चुनाव लड़ाया। डॉक्टर महेश शर्मा जो अब सांसद का चुनाव तीसरी बार लड़ रहे हैं, 2 बार संसद रहे, उनके सामने लड़ा मैं, और काफ़ी राउंड में मैं आगे भी रहा, पर मैं हार गया। हिम्मत नहीं आ रहा। चुनाव ठीक है, एक हारता है जीतता है, और संघर्ष जारी रहेगा, पर हम लोगों का मकसद है सेवा करना लोगों की। हारने के बावजूद भी मैं लोगों के बीच में दुख सुख में, उनके कामों में, आंदोलन में, सब में मैं लगा रहा। इस वजह से मैं राजनीति में आया। डॉक्टर महेंद्र नागर जी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा से समाजवादी पार्टी या गठबंधन के प्रत्याशी हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, नोएडा के अंदर जो है सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों का है। किसानों की यहाँ 2-2 रुपए, 3 रुपए, 1.5 रुपए गज में जमीन गई है। और जब नोएडा अथॉरिटी ने जमीन ली, उसके बाद उन्हीं जमीनों को नोएडा अथॉरिटी ने 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये मीटर में बेची है। ना तो उनके बच्चों को रोजगार मिला, ना उन लोगों को जो उनका वादा था हम प्लॉट देंगे वो प्लॉट मिले, ना ही उनको जो है यहाँ 5% के प्लॉट मिले, ना ही उनको आबादी मिली। तो वो बेचारे तो लुट गए। इन्होंने वादे किए थे, चुनाव में जब आए, एमपी बने, मैं किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं किसानों के लिए ये कर रहा हूँ, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया। दूसरी समस्या सबसे बड़ी है, नोएडा के अंदर आप देखोगे बिल्डर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, और लोगों ने, जो मिडिल क्लास के लोगों ने, उन्होंने लोन ले के अपनी ज्वेलरी बेच के उन फ्लैटों को लिया, लेकिन आज तक उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। जब रजिस्ट्री नहीं है तो लोन उनके लिए तो बेकार है भाई। जब उनके जो आप पूरी पेमेंट दे चुके हो, रजिस्ट्री नहीं है, तो उनका तो पैसा एक तरह से गड्ढे में है ना। उनकी बड़ी समस्या है। उसके अलावा जो लोकल इशू है, कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं है, पानी की क्वालिटी बहुत बेकार है। ठीक है, आज भी कॉलोनियों में, जो कच्ची कॉलोनी है जिनमें गरीब लोग रहते हैं, उनमें सड़कें नहीं है, सीवर नहीं है, पानी नहीं है। ठीक है, कुछ अखिलेश यादव जी ने जो बड़े प्रोजेक्ट थे, इन्होंने रोक दिए उन प्रोजेक्टों को। सरकार आती है जाती है, ठीक है, पर प्रोजेक्ट चलते रहने चाहिए। प्रोजेक्ट चलेंगे तो विकास होगा। लेकिन इन लोगों ने पब्लिक का ना विकास करके, आप देख लीजिए, अगर डॉक्टर महेश शर्मा का इतिहास उठाएंगे तो उनका जरूर विकास हो गया। उनके एक अस्पताल से आज के टाइम में 14-15 हॉस्पिटल है। तो आप सही माने में देखिए, पब्लिक का विकास नहीं हुआ गौतम बुद्ध नगर में। हाँ, सांसद जी हमारे, उनका विकास हुआ है। सुनील चौधरी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब मोदी जी सत्ता में नहीं थे तो वो किसान के हित की बात करते थे। अभी आपने किसानों के बारे में बताया। आज मोदी जी सत्ता में है तो वो किसान विरोधी, जैसा आप बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो किसान क्या देश की फुटबॉल है, जो कोई भी गवर्नमेंट आती है, या किसान ही गवर्नमेंट के खिलाफ रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने जो लैंड एक्विजिशन का कानून था वो किसान के फेवर में लेके आए थे। ठीक है, कि आप बिना मर्जी से किसान की जमीन नहीं एक्वायर कर सकते हो। हमारी जब सरकार थी, हमने अपने जिले के अंदर मुआवजा 4 गुना दिया था, प्लॉट भी दिए थे किसानों को। अभी आपने देखा होगा कि अपने जितने भी बॉर्डर हैं, दिल्ली बॉर्डर, कई महीने आंदोलन चला, 700 किसान भी शहीद हुए। ठीक है, इनका जो काला कानून, 3 काले कानून थे। ठीक है, अगर आप कोई कानून ला रहे हो तो पब्लिक के फायदे के ला रहे हो ना, किसानों के फायदे के ला रहे हो। जब किसान ये कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए फायदा, हमें एक्चुअल एमएसपी चाहिए, मिनिमम सेलिंग प्राइस। आप अगर किसी शोरूम में जाओगे, आपको शर्ट खरीदोगे तो उसका एक प्राइस है ना। आपको अगर शर्ट 2000 की है तो आप तो कहोगे मैं 1500 में ले लूँगा, आप 2000 लो, नहीं तो मत लो। तो जब हर आदमी अपना माल प्राइस पे बेच सकता है तो किसान अपनी फसल क्यों नहीं प्राइस पे बेच सकता, जो उगाता है। अब आप देख लीजिए, टेम्परेचर 40 डिग्री जा रहा है, आप देखो किसान अब भी खेत में जो है दिन में आपको खेती करता मिलेगा, और पब्लिक नहीं कर सकती है। उसके बावजूद जो देश को अन्न दे रहा है, अगर आज लोग किसान अन्न उगाना बंद कर दें तो हम क्या खाएंगे, नहीं रह पाएंगे।
तो जब उनके किसानों ने जब बहुत आंदोलन जबरदस्त लेवल पे चला गया, जब भी तो बैकफुट पे आए। लेकिन मैं देखता हूं कि ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही किसान आंदोलन पे भाई किसान क्या तमिलनाडु में किसान नहीं है? आप ये देखिए कि मोस्टली जो हमारा चावल है, गेहूं है, गन्ना है, वो मोस्टली इन्हीं प्रदेशों में उगाया जाता है, ठीक है। और जब वहाँ उनकी लागत नहीं मिल रही है, ठीक है, शुगर मिल उनकी पेमेंट नहीं दे रही है, ठीक है, कई महीने लोग अपनी पेमेंट को लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, एक सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा ईमानदारी से, कि पंजाब और हरियाणा के किसानों ने एक तरीके से वो व्यापारी बन गए, बिहार से माल खरीदते हैं, वहां से एमएसपी लेते हैं गवर्नमेंट से और ऐसे सौदेबाजी करते हैं, तो एमएसपी का फायदा भी उठाया जाता है। ये इस धरने को जो समाप्त करने के लिए नेगेटिव चीजें चलाई जाती है, ठीक है। आप ये देख लीजिए कि भाई बिहार बॉर्डर पर कैसे बिहार, भाई सरकार तो नहीं है। बिहार का किसान गरीब है, पंजाब का किसान मर्सिडीज में घूमता है। भाई वो जो किसान मर्सिडीज का मतलब किसान मर्सिडीज में नहीं जा सकता क्या? किसान का अधिकार नहीं है। अगर उसके पास 500 किला जमीन है, 1000 किला जमीन है, उसकी पैदावार अच्छी है, तो भाई वो क्यों नहीं मर्सिडीज में घूम सकता? लेकिन ये बीजेपी ने लोगों के दिमाग में एक चीज डाल रखी, किसान का मतलब है टूटी चप्पल, फटी धोती, वो किसान है। ऐसा नहीं है। किसान भी अच्छे कपड़े पहनना जानता है, किसान भी कार में घूमना चाहता है। इन्होंने सपने दिखाए थे कि किसान हमारी सरकार में आते ही किसान जो है जहाज में घूमेगा, पर आप ये देख ले किसान जहाज में कहाँ घूम रहा है? किसान तो जो है बॉर्डर पे बैठा हुआ है, ठीक है। आमदनी दुगनी होगी। अरे भाई किस किसान की आमदनी दुगनी? अगर दुगनी होती तो वो यहाँ गर्मी में, इतनी गर्मी में किसान क्या बॉर्डर बैठता? किसान वहां पर जो तंबू में रहता। हम और आप कभी जिंदगी में कैसे इतनी 40 टेम्परेचर बैठ जाएंगे? तूफान है, आंधी है, लेकिन मजबूरन में किसानों की जीत हुई। उन्होंने वादे भी किए कि हम जो एमएसपी लागू कर देंगे, ये कर देंगे। अब देखो इन्होंने एमएसपी कहाँ लागू की। फिर दोबारा किसान अब आए बॉर्डर पे, इन्हें याद दिलाने के लिए आए कि जी आपने हमसे वादा किया था, चुनाव आ गया है। इन्होंने कीले बिछा दिए। भाई साहब ये कीले और ये जो इन्होंने कंक्रीट की दीवार बिछाई थी, इनको बॉर्डर पे करते ना, जहाँ से 400 किलो आरडीएक्स आया था, बॉर्डर खुले छोड़ रखे हैं और इन किसानों के लिए बंद कर रखा है। तो देख लेना इस बार किसान ठान बैठे हैं। हरियाणा के अंदर तो बीजेपी के उम्मीदवार को घुसने नहीं दे रहे हैं। जो इनका उप मुख्यमंत्री है, आपका क्या नाम है अपना, ये चौटाला, ये दुष्यंत चौटाला, उसको घुसने नहीं दे रहे लोग। बीजेपी कह रहे घुसने नहीं दे रहे हैं। पंजाब में यही हाल है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देखो, अभी आपने गाजियाबाद घटना सुनी होगी, गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष और उनके लोगों ने कपड़े फाड़ दिए। तो किसान क्या, आम आदमी, हर आदमी जो है खिलाफ है। ये जो 8 सीटों का जो चुनाव हुआ, इसमें भी देख लीजिए 6 सीटें गठबंधन की 100% है और 2 में कड़ी टक्कर है। तो सफाया है, सरकार इंडिया गठबंधन बन रही है, पूरे देश में लहर चल रही है। जहां तक मैंने रिसर्च की है आपके बारे में, आपने नोएडा की गली, झुग्गी, झोपड़ी, साथ में नोएडा के आसपास के गाँव में, खेत मेड़ तक काफी संघर्ष किया है। तो किसानों को लेकर आपकी क्या सरकार से मांग है? देखो नोएडा के अंदर भी किसान आंदोलन हुए हैं। नोएडा के अंदर जो किसान की समस्या, किसान के घरों पे, जो किसान के दादा परदादा घर छोड़ गए, उन पे नोएडा अथॉरिटी ने अपना नाम लिख दिया, उनके मकानों पे, ठीक है। उसके अलावा उनके मुआवजे रुके पड़े हैं। उनके 5% के प्लॉट जो उन्होंने वादा किया था कि हम आपकी जमीन ले रहे हैं, आपको 5% प्लॉट देंगे, वो नहीं दिए। 10% के प्लॉट नहीं दिए। हम लोगों ने आंदोलन किए हैं। मैं जेल भी गया हूँ। मैं 2 बार जेल गया। एक दिन 11 दिन रहा जेल, एक दिन 4 दिन जेल रहा। किसानों के साथ रहा। 110 किसान उन्होंने जेल भेज दिए। जब डॉक्टर महेश शर्मा जी कहाँ थे? उन्होंने क्यों नहीं किसान के लिए आवाज उठाई? वो आए, भाषण दिया, हम आपकी मांग पूरे कर देंगे, लेकिन भूल गए। नोएडा में किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी हो, मिडिल क्लास हो, सब लोगों ने मान लिया है कि अब की बार हम बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे, इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। आप महंगाई देख लीजिए ना, पेट्रोल का रेट देख लीजिए। यही प्रधानमंत्री कहते थे डॉलर गिर रहा है तो देश गिर रहा है। और आज भैया डॉलर देख लो ना, डॉलर 80-85 से पार है। गोल्ड देख लीजिए, गोल्ड कहाँ चला गया। अब देश नहीं गिर रहा है। जब डॉलर 35 रुपये 34 रुपये का था, जब तो देश गिर रहा था। और अब डॉलर कहाँ पहुँच गया? तो ये इनके जुमले हैं, पब्लिक जान चुकी है। और अब की बार देख लेना, पब्लिक इनको जो है, मेरा मानना है कि ये 150 से भी नीचे जाएंगे। ये 400 पार की बात कर रहे हैं, सब जगह तो ये हार रहे हैं। 150 से नीचे जाएंगे, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। और हमारे यहाँ कहावत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। डॉक्टर महेश शर्मा सांसद और पहले केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। उनके पूरे कार्यकाल और काम को आप कितने अंक देना चाहिए? भाई इनके 10 साल के वो सांसद हो चुके हैं और करीब 2.5 साल के विधायक रहे हैं। मेरा मानना ये है कि हम उन्हें 10 में से जो है
2 नंबर पर मुश्किल से देंगे, क्योंकि उन्होंने इस अपने जिले के अंदर कोई काम नहीं किया। आज भी वो क्या कह रहे हैं कि भाई आप मोदी के नाम पे वोट दो, ठीक, अपने मेरे नाम पे मत वोट दो, उसके नाम पे वोट दो। अरे भैया, पेपर तो आप ही दे रहे हो ना, कोई और तो लिखने आ नहीं रहा। आपने 10 साल और 2.5 साल विधायक रह गए, 10 साल आप MP रह गए, 12.5 साल में कौन से आपने योजना दे दी, कौन से आप यहाँ पे जो है कॉलेज ले आए, कौन से स्कूल ले आए, कौन सी यूनिवर्सिटी खुलाई, कौन से हॉस्पिटल बनवाए, ठीक है, किसानों को क्या दिया, नौजवानों को क्या किया, कितने बच्चों को रोजगार दिया। लिस्ट तो होगी उन पे कि मैंने इतने बच्चे सरकारी बना दिए, सरकारी इतने बच्चे मैंने जो हैं ये इस कंपनी में लगा दिए, इतने बच्चे मैंने DCM में लगा दिए, इतने LG में लगा दिए, इतने नोएडा छोटे में लगा दिए, इतने मैंने लगा दिए। कोई दिखाए तो, लेकिन कुछ नहीं है। उन्होंने हाँ, एक अस्पताल नोएडा में, एक ग्रेटर नोएडा में, एक जेवर में, खुर्जा में, गाजियाबाद में, एक हरियाणा में, एक पंजाब में, ये जरूर है और सबको पता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। कोरोना टाइम के अंदर इसी अस्पताल में लोगों ने दम तोड़ा। इन सांसद जी का कोई योगदान कोरोना टाइम में नहीं था। बच्चों की फीस नाम काट दिए गए, इन सांसद ने किसी स्कूल वाले मीटिंग बुला के नहीं कहा कि साहब आप बच्चों की फीस माफ कर दो, क्योंकि जब रोजगार नहीं था, काम नहीं था, सब बंद था, तो ये फीस कहाँ से देंगे। कुछ इन्होंने योगदान नहीं दिया, कोई रहम नहीं दिया। लोगों ने अपने जेवर बेचे, अपनी FD तोड़ाई, अपने बच्चों नाम भी काट दिए स्कूल से। तो इसलिए हमारा मानना है कि अब की बार ये सांसद यहाँ से जा रहे हैं। महेंद्र नागर जी, डॉक्टर महेंद्र नागर बहुत बड़े आदमी है, डॉक्टर हैं, ठीक है, और वो करीब मैं बताता हूँ, आप उनका एक अस्पताल पहले था, अब भी एक अस्पताल है, और चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उनका बेटा भी डॉक्टर है, उनकी बहू भी डॉक्टर है, बेटी भी डॉक्टर उनके। ये लोग सेवा कर रहे हैं, ये लूट नहीं रहे हैं, और राजनीति में उन्हें 25-30 साल राजनीति करते हुए हो गए। तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो क्वालिफाइड है और समाज में, अगर किसी पे पैसे भी नहीं तो मना कर देते, नहीं फीस नहीं लेनी हमें, कोई बात नहीं, जाओ तुम इलाज करो, होंगे देना, नहीं तो मत देना। और आप यहाँ क्लास में चले जाइए, भाई साहब डेड बॉडी भी जब भेजेंगे जब आपका पूरा बिल जमा होगा। अरे आप सांसद हो, किसी के पास पैसे नहीं तो बोलो कोई बात नहीं, मेरा अपना वोटर है, जाओ। तो इसलिए आप देख लेना, इनको पब्लिक नकार रही है और डॉक्टर महेंद्र नागर इस बार साइकिल के निशान पे जीत रहे हैं। ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, ठाकुरों का अपमान हुआ, क्या अपमान हुआ? आपने ये भी देखा होगा, आपने वीडियो देखी होगी, सब में चली है, अब भी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी होगी, क्या कहते हैं, गुजरात में इनके बहुत बड़े नेता थे, ठीक है, उनकी इन्होंने पगड़ी उछाल के फेंक दी, ठीक है। इन्होंने जो है सहारनपुर में एक यात्रा चली थी, ठीक है, इनको यात्रा नहीं चलने दी, रोक दी इनकी यात्रा। तो इनके समाज के टिकट काट दिए गए, जो बहुत लीड से जीते हैं, जो तो कहीं ना कहीं दबाने का काम किया। और देखो ये एक मार्शल कौम में नहीं दबने वाली है, ठीक है, इसलिए मजबूती से सोलंकी चुनाव लड़ रहे हैं। सोलंकी जी की BJP कई लाख वोट ले जा रहे हैं, ठीक है, त्रिकोणीय चुनाव है, उस त्रिकोणीय चुनाव में साफ क्लियर है कि गठबंधन का कैंडिडेट महेंद्र नागर जी जीत के जाएंगे। और हो सकता है, ये भी बता रहे हैं आपको, हो सकता है कि डॉक्टर साहब तीसरे नंबर भी आ जाए, ये भी कोई, क्योंकि ये सोचते हैं शहर के लोग वोट देंगे, शहर का आदमी भी परेशान है। हम नोएडा में कैंपेनिंग कर रहे हैं, हम सेक्टर के अंदर, सोसाइटी वाले साफ कह रहे हैं कि या तो हम वोट नहीं देंगे, वोट देंगे इनको नहीं देंगे हम, क्योंकि हमारी यात्रा रजिस्ट्री नहीं हुई, हमारे यहाँ सोसाइटियों में कन्वेंस नहीं है। अगर आदमी मेट्रो से उतरेगा तो 300-400 रुपये चाहिए उसे अपनी सोसाइटी से जाने के लिए, ठीक है, ना सिटी बस है, ठीक है, ना ही वहाँ कनेक्टिविटी है। तो इसलिए ये गलत फहमी, इन्हें लगता है कि शहर वाले वोट दे देंगे। हर आदमी समझता है, बातें जानता है, उन्होंने कोरोना टाइम भी देखा है, उन्होंने किसान आंदोलन भी देखा है, महंगाई भी देखा है, उन्होंने सिलेंडर का रेट भी पता है, उन्हें सब कुछ पता है। अब की बार हर आदमी मन बनाए बैठा हुआ है कि हम BJP बायकॉट करेंगे, इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। आप पर रिसर्च करते हुए मैं इंटरनेट पर काफी प्रभावित हुआ आपके कामों को देखते हुए। क्या कारण है कि पंकज सिंह के आने के बाद आप जो गली नुक्कड़ में काम करते हैं, लोगों के दुख दर्द में जाते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं, और पंकज सिंह के आने के बाद लोग आपको क्यों भूल जाते हैं? देखो, पंकज सिंह जी जो है वो राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, और राजनाथ सिंह जी जो है गृह मंत्री भी रह चुके हैं और अब रक्षा मंत्री है। अगर आज आप पंकज सिंह मेरी डिबेट करा दे और हम पंकज सिंह से पूछ लें, पंकज सिंह जी नोएडा में कितने गांव, उनके नाम बता दो, या मैं एक गाँव का, आप एक हमें गाँव का, वहाँ हमें अपने साथ ले चलो, वो भी ना तो गाँव बता पाएंगे ना रास्ता बता पाएंगे। इन लोगों ने वोट मांगी मोदी जी के नाम पे, और कहने का हमें ऐसा भी लगता है, हालांकि पहले दूसरे चुनाव में नहीं लगा, तीसरे में ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ EVM का भी गड़बड़ है। जिन गांव में इन्हें घुसने नहीं दिया, मैं गांव के नाम भी बता दूंगा, उन गांव में इन्हें मना कर दिया, एंटी के आप नहीं आएंगे हमारे गांव में, उन गांव में लोग जीत रहे हैं। वो वोटें कहाँ से आ गए? जिन बूथों पे इनके एजेंट नहीं थे, उन वोटों पे जीत रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं मैं इस बात से बिल्कुल पहले नहीं मानता, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मैनेजमेंट है। जब इतना विरोध है इनका, ये किसी के दुख में नहीं जाते, सुख में नहीं जाते, ठीक है, ये आम पब्लिक से मिलते नहीं। और आज भी मैं आपके बात चैनल के माध्यम से कहता हूँ, इनका मोबाइल नंबर किसी भी आम पब्लिक पे नहीं है, इनके नेताओं पे भी नहीं है। आप इनसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। आप इनके पीए को फोन करेंगे, पीए नोट करेगा, उधर से उनकी मर्जी है बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये सिवाय कहते हैं जी भाई एक चेहरा के नाम पे मांगते हैं, बाकी जी इनके नाम पे दे दो। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। आने वाले टाइम में सांसद भी चेंज होगा, विधायक भी चेंज होगा। ये पब्लिक जाग रही है, ये पब्लिक समझदार होती जा रही है। आप धर्म के नाम पे कितने बार लोगों का पागल बनाएंगे? आप सिवाय हिंदू मुस्लिम के नाम हो रही है। हम भी धर्म को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं। हम हनुमान चल कर रोज सुबह पूजा करते हैं अपने घर में। पर ये थोड़ी है कि मैं घर के बाहर आके अपनी फोटो खिंचवा के डालूंगा, लो जी मैं पूजा कर रहा हूँ। हर कोई पूजा करता है, हिंदू है तो पूजा करेगा। राम जी को माने, हनुमान जी को माने, सब मानेगा। लेकिन उसका दिखावा करना, उसे बताना। अब एक बयान सांसद जी ने दिया 2 दिन पहले, बड़ी वीडियो वायरल हो रही है कि भाई जो इनको वोट नहीं देगा, मोदी योगी जी को वोट नहीं देगा, वो अपने बाप की औलाद नहीं होगा। अरे भाई, ये तुम्हारा क्या बयान है? तुम हमारा डीएनए, तो हमारा डीएनए चेक करोगे? मतलब मोदी योगी जी की हमारे वो रहेंगे? तो ये उनकी बौखलाहट है जो ऐसे बेकार बयान दे रहे हैं। उनके मुंह से झलक रही है। उन्हें पता है कि ठाकुर उनसे नाराज है, गुर्जर उनसे नाराज है, छत्तीस बिरादरी उनसे नाराज है। उन्होंने कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं और मुरादाबाद लोकसभा पे प्रत्याशी चेंज हुआ, क्या आप समाजवादी सरकार के शीर्ष नेतृत्व के निर्णय में कभी मानते हैं? नहीं भाई, चेंज आप समझे नहीं। चेंज का कोई कारण तो होगा भाई। किसी का अगर उन्होंने टिकट दे दिया होगा तो बाद में रिपोर्ट आई होगी जी ये कमजोर हो सकता है, कुछ ढीला चुनाव हो सकता है, तो कौन मजबूत लड़ेगा? दूसरे को लड़ा दिया। हमारे नोएडा में चेंज। समाजवादी सरकार के दौरान कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की कानून व्यवस्था की तुलना आप कैसे करते हैं? भाई आप ये देख लीजिए, जब अखिलेश जी की सरकार थी, ठीक है, अखिलेश जी ने बाहर से जो पुलिस का सिस्टम थे, डायल 100, ठीक है, इतना बड़ा लखनऊ में एक ऑफिस बनाया, उस पर 24 घंटे उस पर आप अगर डायल करोगे तो सीधा लखनऊ कंप्लेंट जाती थी और लखनऊ से तुरंत कॉल बैक होती थी, तुरंत आपके दरवाजे पे। लेकिन क्या उसके रिजल्ट्स थे? हाँ, रिजल्ट थे, बिल्कुल थे। आप सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी में क्राइम कम था? हाँ, अब आप देख लीजिए ना, अब आप ये देख लीजिए कि आप नोएडा को उठा के रखना देख लीजिए। आप न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको दिखा दूंगा, आए दिन लूट हो रही है, आए दिन चोरी हो रही है, ठीक है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन मीडिया नहीं दिखाती। ये तो जो चैनल जो आए हैं बहुत सारे, मीडिया उनसे परेशान है। लोग उन्हें ज्यादा देख रहे हैं, इनको कम देख रहे हैं। बहुत लोगों ने तो जो नेशनल चैनल है वो देखने बंद कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये पैकेज लेके बैठे हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, बेरोजगारी पे डिबेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मंदिर पे डिबेट कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पे डिबेट कर रहे हैं। अरे महंगाई पे डिबेट नहीं चलेगी, पाकिस्तान पे डिबेट करेंगे। हमारे चुनाव में पाकिस्तान का क्या मतलब? चुनाव पाकिस्तान के अंदर थोड़ी हो रहा है, चुनाव हमारे देश में हो रहा है। हमारे देश की बात करो। आज वो कल से चल रहा है कि वो क्या कहते हैं, मनमोहन सिंह जी के बयान। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि सारे क्या कहते हैं, गरीब, मजदूर, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सबका नाम लिया था उन्होंने। वो तो काट के सिर्फ अल्पसंख्यक का डाल दिया, सिवाय हिंदू मुस्लिम करने के लिए। पर आदमी समझता है, ऐसा नहीं आदमी नहीं समझता है। तुम एक बार बखाओगे, 2 बार झूठ बोलोगे, 30 बार कहता भैया हम इतने पागल नहीं है जितने तुम समझ रहे हो। इलेक्शन चाणक्य की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा के दौरान हमारा सभी से एक क्वेश्चन है, 400 पार या 272 के भी नहीं आ सकता? मैं कह रहा हूँ ये 150 के आस पास रहेंगे, और 150 के आस पास रहने के बाद जो इनके दल है ना, वो भी नहीं छोड़ के भाग जाएंगे। ये सच्चाई है, क्योंकि जो भी दल इनके साथ लगा है उनने सब दल खत्म कर दिए। चाहे वो शिवसेना है, चाहे वो एनसीपी है, चाहे वो पंजाब की है, जितने दल इनके साथ आए हैं। नीतीश को भी तो तोड़ रहे थे, उनके दल को भी तोड़ रहे थे, तो सब जान चुके हैं। आप देख लेना, चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा ये अकेले खड़े रह जाएंगे। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भैया अब ये 20-25 साल को नहीं आएगी, जितना आ गई, अगले 25 साल बाद देखेंगे। अब तो हमको अमन चाहिए, चैन चाहिए, चीजें शांति चाहिए, हिंदू मुस्लिम चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई से छुटकारा चाहिए, और देश प्रगति की तरफ चले। हम भी राम को मानते हैं, राम मंदिर बनाया, अच्छी बात है, पर उससे अब मैं ये गिलास उठाऊंगा जब तो पानी पी पाऊंगा, जब मैं काम करूँ जब भी। तो लोग समझदार हैं, अब की बार जो है सब लोग गठबंधन इंडिया के साथ है और सरकार बनाएंगे। अभी मोदी जी ने लोकसभा में बोला कि अगर हम अगली बार जब जीत के आएंगे तो कुछ बड़े डिसीजंस होंगे, आप क्या समझते हैं इससे?
भाई वो तो देखो, वो उनका एक सीधा फंडा है, चुनाव खत्म हो जाए चुनाव ना हो, ठीक है, 20-25 साल तक एक ही आदमी देश पे राज करे, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देश पहले भी तरक्की कर रहा था, जिंदगी भर तरक्की करता रहेगा। जब कांग्रेस सरकार थी, जब भी तरक्की हो रही थी। ये नहीं है कि 14 के बाद ही तरक्की हुई है। ये जो मल्टीनेशनल कंपनी आई है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो मोबाइल्स हैं, ये पहले आई हैं, इनके बाद नहीं आई है। और देश आगे भी तरक्की करता रहेगा। इनकी जो गलत, जो इनके पास चला था, शाइनिंग इंडिया चला था, जब लोगों ने उल्टा कर दिया था। अब की बार वही होगा कि मामला सब डाउन जाएगा और ये 150 के आस पास रह जाएंगे। और जिंदगी में आने वाले 20 साल तो मुझे लगता नहीं कि लोग आ पाएंगे। आज 543 सीट में से ना तो मतगणना हुई ना कुछ हुआ, लेकिन बीजेपी एक सीट जीत चुकी है, क्योंकि गुजरात से बीजेपी का एक कैंडिडेट निर्विरोध जीत गया, क्योंकि कांग्रेस का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। इसके बारे में आप बीजेपी की किस्मत को अच्छी मानते हैं? नहीं, उसमें नॉमिनेशन अगर कैंसिल हुआ तो कहना कि इनके कुछ गड़बड़ रही होगी। नॉमिनेशन हमने भी किए हैं, 3 चुनाव में नॉमिनेशन किए हैं। नॉमिनेशन का नियम है कि अगर हमने कोई गलती कर दी, हमसे कोई चीज़ छूट गई, तो जो वहाँ का जो अफसर होता है वो हमको बताता है कि साहब ये 2 कॉलम छूट गए, ठीक है, आप इन्हें करेक्शन कर दीजिए, ठीक है, या ये फॉर्म आप जमा कर दीजिए, हम उसको कर देते हैं। लेकिन जब कोई गलती अगर हो गई तो आपको बताना चाहिए ना कि भाई आपने ये गलती कर दी है। ये नियम भी है कि जो जितनी भी जो क्या कहते हैं राष्ट्रीय पार्टी है, उनका नहीं कर सकते। अगर कहने कर रहे हैं तो इसका मतलब कहना कहीं दाल में काला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, उन्हें बताना चाहिए था साहब आपका साइन छूट गया है, या आपका ये फॉर्म कम हो गया, या ये आप पे करेक्शन है। और हम करते हैं करेक्शन, एफिडेविट भी देते हैं, ऐसा नहीं है। वो सबके लिए है, नियम सबके लिए बराबर है। तो कहना कहीं गड़बड़ है, दाल में काला है, पर पब्लिक जाग रही है। पब्लिक अब की बार जो है इन्हें बाय बाय करेगी, 10 साल की विदाई देगी और इंडिया गठबंधन को कुर्सी पे लेके आएगी। अखिलेश यादव जी कन्नौज सीट से क्यों नहीं लड़े? भाई वो उनका अपना फैसला है, क्योंकि उनको पूरे देश में प्रचार करना है। इंडिया गठबंधन है, बड़ा गठबंधन है, इनकी अखिलेश जी की डिमांड पूरे देश में है। अगर वो एक सीट पर लड़ेंगे तो पूरे देश में कौन प्रचार करेगा? और वो नेता विपक्ष हैं, वो नेता विपक्ष हैं, बहुत बड़ी पद पे हैं, उन्हें पूरे देश में प्रदेश में प्रचार करना है। तो इसलिए उन्होंने जो है ये समझा कि मैं पूरे देश में। आप अखिलेश यादव जी के काफी करीबी माने जाते हैं। पहले उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव जी बदायूं से चुनाव लड़ते थे, वहां से सांसद भी रहे। इस बार धर्मेंद्र यादव जी का चुनाव वहां से टिकट काट दिया गया और शिवपाल यादव जी को दिया गया। फिर कभी सुनने में आया कि शिवपाल जी का टिकट छोड़कर उनके बेटे को दिया जा रहा है। तो इतनी अनिश्चितता क्या पार्टी में निर्णय की कमी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर आदमी चाहता है यूथ को आगे बढ़ाए। शिवपाल जी बेटे यंग है, मेहनती है, ठीक है, तो कहते हैं ना वो यूथ को आगे बढ़ा रहे हैं। नए क्योंकि यूथ इतना अगर वो है क्या कहते हैं, इतना काम कर सकता है, भाग सकता है, ठीक है, तो युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। अखिलेश जी खुद युवा हैं, मैं भी युवा, मुझे इतनी कम उम्र में चुनाव लड़ाया, 3 चुनाव लड़ा दिए। तो हम जो जितने नौजवान लोग हैं सब उनसे बड़े इम्प्रेस हैं। और उनका जो व्यवहार है आम पब्लिक से, जो व्यवहार है, मतलब कोई कह नहीं सकता कि इतने बड़े नेता, इतने तो नेता में तो इतना एटीट्यूड होता है पूछो मत, लेकिन वो आम लोगों से बिल्कुल ऐसे मिलते हैं जैसे परिवार के लोग हैं। मेरे घर आए हैं, मेरे घर उन्होंने भोजन किया है, ठीक है, मेरे तो बड़ी सम्मान की बात है, हमारे तो भगवान है, वो इतना काम इतना सम्मान देते हैं, इसलिए हम उनसे जुड़े हुए हैं। और वो पॉजिटिव सोच वाले हैं, वेल क्वालिफाइड है, पॉजिटिव सोच वाले हैं और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। अगर इंडिया गठबंधन बहुमत लेकर आता है 2024 लोकसभा चुनाव में, तो क्या आप अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? देखो, अभी जो आंधी चल रही है, जो हवा पश्चिम से शुरू हुई है, और जो अखिलेश यादव जी क्रेज बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, नौजवानों का को क्रेज है, बुजुर्गों का क्रेज है, ठीक है, माता और बहनें पसंद करती हैं अखिलेश जी को। इसको देखते हुए मुझे लगता है इन फ्यूचर में अखिलेश जी इस देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। अब वो कब बनेंगे ये टाइम बताएगा, लेकिन ये जरूर तय है, लिखा हुआ है कि अखिलेश जी देश के प्रधानमंत्री जरूर होंगे। अभी हो सकता है अभी ना हो, आने वाले 10 साल में हो, 15 साल में हो, और ये डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री क्वालिफाइड होना चाहिए और ऊंची सोच का होना चाहिए। उसे हिंदू मुस्लिम चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा देश में सब धर्म के लोग तो प्यार से रहते हैं और सारे त्यौहार मनाते हैं। देश जब भी तरक्की करेगा जब सब खुशहाल होंगे। तो मेरा मानना है कि फ्यूचर में जरूर टाइम आएगा, अखिलेश जी प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। आपने 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ा और काफी समाज की सेवा भी की है।
कन्याकुमारी से कश्मीर चुनाव यात्रा के दौरान हम हर किसी से एक पब्लिक के लिए वादा पूछ रहे हैं कि अगर आप राजनीति में सफल होते हैं, अपनी समाज सेवा में सफल होते हैं और एक किसी संवैधानिक पद पे या किसी मुकाम पर जाते हैं, तो आप क्या करने का पब्लिक से वादा करते हैं? देखो, मैं तो इतना वादा करूंगा कि मैं करीब 25-26 साल से राजनीति में हूँ, लोगों के बीच में हूँ। लोगों को मुझसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि मुझे उन्होंने बहुत वोट दिया है। मैं हार गया तो मेरी किस्मत खराब है, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। तो कभी भी मैं कुर्सी पे आऊँगा तो मैं अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, सारी बिरादरियों के लिए जो मुझसे उम्मीद है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो क्या कहते हैं स्कूल में एडमिशन्स हैं, चाहे सुरक्षा है, चाहे आपका जो भी समस्या, लोकल समस्या है, मैं उनके लिए 24 घंटे उपलब्ध हूँ, आज भी उपलब्ध हूँ। पर यह कि आप प्रयास करता हूँ, हो भी जाते हैं, नहीं भी होते हैं, लेकिन जब मेरे पास कलम है तो मुझे करने हैं ना भाई। 100% गारंटी है कि जो मेरे से काम बोलेंगे, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे एडमिशन का हो, चाहे जो भी उनकी मदद का काम मुझसे होगा, मैं उनके लिए हमेशा रहूँगा, 24 घंटे अवेलेबल रहूँगा। क्योंकि हमारा काम है लोगों की सेवा करना, ठीक है। वो हमारा जो हमारी पीढ़ी करती है, आज मेरे ग्रैंडफादर ने सेवा की, चाचा ने सेवा की, तीसरी पीढ़ी मैं हूँ, हम भी वो करते रहेंगे। और उम्मीद करेंगे कि लोग अगर नौकरी देने का मैं उस लायक बना तो लोगों को नौकरियाँ भी दूंगा। क्योंकि कलम की ताकत से आप लोगों की मदद करो, उसका गलत इस्तेमाल मत करो, उनकी मदद करो, वही चीज़ें याद रहती हैं। कल आने वाले टाइम में जब आगे नई जनरेशन आएंगे, याद करेंगे हाँ जी सुनील चौधरी एक हमारे ऐसे भी नेता हुए जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। नहीं तो एमएलए तो कोई भी बन जाता है, झूठ बोल के एमएलए बन जाता है। कितने एमएलए जिनके नाम भी नहीं जानते। लेकिन अगर आप राजनीति कर रहे हो तो 4-5 पीढ़ी आपको याद रखे, चर्चा करके। वो भी एक नेता हुआ करते थे, जैसे मुलायम सिंह जी हैं, उनको लोग याद करते हैं। उन्होंने नौकरियां दी हैं, देश को एक नई तरक्की दी है, ऊंचाइयों पे पहुंचाया। जब रक्षा मंत्री थे तो हमारी डेड बॉडी कहाँ आती थी नौजवानों की, ठीक है, ये वर्दी आ जाती थी। तो जिसका गया वो कम से कम ये तो प्रयास करता मैं अपने बेटे का चेहरा देख लूँ, उसकी बहू सोचती है मैं पति चेहरा देख लूँ। तो उन्होंने कहा कहीं से भी हो, कहीं भी उसकी वो हो, आप वहाँ से हेलीकॉप्टर चलाओ, कैसे मिला, पर डेड बॉडी उसकी पहुँचनी चाहिए, उसके आंखें दर्शन होने चाहिए। तो हम भी भैया अब मौका मिला तो करेंगे, बिल्कुल सेवा 100% करेंगे। लोग हमें भी याद रखे राजनीति में कि हाँ भाई वो भी एक नेता रहे थे जिन्होंने इतना काम किया। यही हमारा प्रयास रहेगा। आपके राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष से मैं काफी प्रभावित हूँ और मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपनी राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष की यात्रा में बहुत आगे जाएं। सुनील जी, इलेक्शन चाणक्य से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।